यस, नाउ लेट्स सी 80E, छोटा सा सेक्शन है, सिंपल है मगर इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते रहता है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप लोन लेते हैं फॉर हायर एजुकेशन और उसका इंटरेस्ट फिर आपको देना पड़ेगा उस लोन का, तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पर आपको मिलेगा। कितना, लेट्स सी। तो असेसी इंडिविजुअल दिया है, ऑल इंडिविजुअल्स वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों कवर होंगे। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट पेड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। फिर से एक कंडीशन आ गया, देखो, आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ऑन द लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन किससे लेना है वो भी अंडरलाइन करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 1023C और 80G, जो अप्रूव चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं उनसे अपने को लेने का है। तो 80G अभी अपन बाद में देखने वाले हैं। फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग हिज हायर एजुकेशन, यानी अपने आप के लिए भी आप लोन ले सकते हो, सेल्फ के लिए भी लोन लिया जा सकता है, या फिर हिज रिलेटिव दैट इज स्पाउस एंड चिल्ड्रन। यहां स्पाउस भी कवर्ड है और चिल्ड्रन भी है। 80C में सिर्फ ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन होता है ना, यहां स्पाउस भी है, अपन खुद भी है, स्पाउस भी है और बच्चे भी है। तो टैक्स प्लानिंग के लिए क्या करो कि पहले इलिटरेट से शादी करो, फिर उसको एजुकेशन के लिए लोन लो। इलिटरेट यानी एकदम ही नहीं, यानी जिसने 12th पास कर लिया उससे शादी करो और फिर उसको एजुकेट करो आगे, तो उसका डिडक्शन तुमको मिलेगा। जोक था, डोंट वरी। चिल्ड्रन और एनी स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्डियन, यानी दूसरे के बच्चे भी कवर होंगे इसके अंदर। पड़ोसी के बच्चे हैं तो वो भी कवर होंगे, प्रोवाइडेड यू आर अ लीगल गार्डियन ऑफ दोज चिल्ड्रन, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो सेल्फ या रिलेटिव या फिर एनी स्टूडेंट फॉर हुम यू आर अ लीगल गार्डियन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, द होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सो पेड। इसमें याद रखो प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं रहता, टोटल EMI का डिडक्शन नहीं है। इस साल में जो हमने EMI पे किए होंगे इस लोन के, उसके अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसका डिडक्शन है, ओनली द इंटरेस्ट पार्ट। और ये डिडक्शन आपको 8 साल तक मिलेगा, 8 साल तक मिलता है। 8 साल कहां से शुरू होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच यू स्टार्ट द रीपेमेंट ऑफ द लोन। लोन जिस साल लिया वहां से 8 साल नहीं, लोन का रीपेमेंट जब शुरू होगा वहां से 8 साल तक आपको डिडक्शन मिलते रहेंगे। कहने का मतलब कि 8 साल में आपने लोन पूरा रीपे कर देना चाहिए, है ना, तो पूरा इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और लास्ट में हायर एजुकेशन का डेफिनेशन दिया है। मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द सेकेंडरी SSC सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इज इक्विवेलेंट, यानी 10th के बाद, जिसको अपन SSC कहते हैं। तो SSC के बाद जो भी एजुकेशन होता है उसको हायर कहते हैं। यानी उसमें 12th भी आ जाएगा, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, CA, CS वगैरह 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 सब एक्सेट्रा, सब उसमें आएंगे हायर एजुकेशन में। फ्रॉम एनी स्कूल, बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट or state government or local authority or by any other authority authorized by the central government or state government or local authority so to do। यानी रिकॉग्नाइज कोर्स अपने को करना है, हायर एजुकेशन भी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए, सिंपल। Then let's see a new section which is inserted by Finance Act 2016, 80EE। अब ये जो सेक्शन है 80EE, ये बीच में भी एक आया था, फिर 1-2 साल पहले हटा दिया था गवर्नमेंट ने, अब उसको वापस से लाए। क्या है ये सेक्शन, बहुत सिंपल है। अगर आप हाउसिंग लोन लेकर के घर खरीदते हैं
हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन मिलता है अपने को कहाँ, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, है ना। और एसओपी हाउस है तो उसमें लिमिट लग जाती है 2 लाख रुपए की, देखे थे अपन ने हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख की लिमिट है डिडक्शन के लिए। लेकिन आजकल लोन जो है यानी घर की कीमतें कोई आसान तो रही नहीं है, बहुत बढ़ गई है। मान लो कि 40-50 लाख का एक घर चाहिए, 30 लाख का भी लोन लिया अगर, और आजकल रेट कितना 9-10% के आसपास चलता है, 10% भी पकड़े तो 3 लाख रुपए तो साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी 3 लाख में से डिडक्शन कितना मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, 2 लाख ही मिलेगा। तो जो बैलेंस बच गया इंटरेस्ट जिसका डिडक्शन डिसअलाउ हो रहा है, उसको अलाउ करने के लिए ये सेक्शन है 80EE। तो यहां पे बोल रहा है कि आपको एडिशनल 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है ऑन योर हाउसिंग लोन इंटरेस्ट। तो उसके लिए ये सेक्शन है 80EE। लेट्स सी। तो उसमें लिखा है असेसी कौन है, इंडिविजुअल। ऑब्वियसली हाउसिंग लोन कौन लेता है, इंडिविजुअली लेता है। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, interest payable on loan taken by him from any financial institution यानी banks, housing finance companies वगैरह, for the purpose of acquisition of a residential property। एक घर के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, a residential property 1। डिडक्शन is up to 50,000 per annum, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक मिलेगा। और ये 50,000 रुपए जो है ये इन एडिशन है, वहां आप लिख दो इन एडिशन to deduction claimed under section 24। सेक्शन 24 में जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में अपन डिडक्शन लेते हैं ये उसके ऊपर है, इन एडिशन है। फिर कंडीशंस क्या है इसके, कंडीशन है द लोन हैज बीन सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, जो अपना करंट ईयर है, इसके अंदर लोन का सैंक्शन होना चाहिए। तो ये सेक्शन का बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है, ये सिर्फ करंट ईयर के लिए। 16-17 में लोन का सैंक्शन होना चाहिए, घर कभी भी बने उससे मतलब नहीं है। और डिडक्शन ऐसा नहीं कि डिडक्शन सिर्फ 16-17 के लिए मिलेगा, डिडक्शन 17-18 में भी मिलेगा, 18-19 में मिलेगा, आगे भी मिलेगा। लेकिन लोन लेने का समय क्या है, 1 साल 16-17। इफ यू टेक अ लोन इन द नेक्स्ट ईयर 17-18 or maybe thereafter, then the deduction will not be allowed. So loan should be taken in the year 16-17. The amount of loan sanction for acquisition of the property does not exceed 35 lakhs. Maximum loan should be 35 lakhs. तो ये डिडक्शन कोई रईसों के लिए नहीं है, अरबपति लोगों के लिए नहीं है, ये आप और मैं जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए, जिनका घर की कीमत अराउंड 40-50 लाख होगी, जिसमें लोन रहेगा तो 35 लाख रुपए से कम का लोन चाहिए, उससे ज्यादा का लोन नहीं। और घर की कीमत भी देखो कितनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। 35 लाख लोन का लिमिट है और 50 लाख घर की कीमत की लिमिट है, यानी अप टू 50 लाख का घर अपन खरीद सकते हैं विथ अ लोन ऑफ अप टू 35 lakhs। And the assessee does not own any residential house property on the date of sanction of this loan। मैंने कहा ना एक ही घर के लिए है, और ये घर भी पहला घर होना चाहिए आपके लिए, इट शुड बी योर फर्स्ट हाउस। इसके बाद फिर घर खरीदो चलेगा, लेकिन ये घर पहला घर होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी योर फर्स्ट हाउस। जैसे लिखा है शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस, यानी आप अभी तक क्या हो, बेघर हो, यानी विदाउट घर। ऑफकोर्स किराए के मकान में रहते हो लेकिन खुद का घर नहीं है, और अब ये पहला घर आप खरीद रहे हो। And where the deduction under this section is allowed for any interest, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provisions of the act for the same or any other assessment year। वो तो ठीक है, एक बार यहाँ डिडक्शन लिया तो फिर इसी अमाउंट का और कहीं पर नहीं ले सकते, वो तो ऑब्वियस है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, देखो अगर लोन का इंटरेस्ट ही अपना आ रहा है 2 लाख, और वो 2 लाख अपन सेक्शन 24 में अगर ले चुके हैं, तो फिर यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर यहां 50,000 लेना है तो फिर ये 50,000 का आप सेक्शन 24 में नहीं ले सकते। यानी कि अगर 2 लाख का इंटरेस्ट है तो अपन यहां 50 ले लेंगे, तो वहां पर फिर बैलेंस 1,50,000 ही
लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। करेक्ट, गुड। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन दिया है, सिंपल है, बैंकिंग कंपनीज टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाइज और एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिफर टू अंडर सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट, यानी प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं उसमें, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती है वो भी इसमें कवर्ड है, उससे भी अपन लोन ले सकते हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है तो उसका डेफिनेशन भी दिया है नीचे, मीन्स अ पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन इंडिया विद द मेन ऑब्जेक्ट of carrying on business of providing long term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, दीवान हाउसिंग और ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए एस्टैब्लिश होते हैं, तो उनसे भी अपन लोन ले सकते हैं। और नोट में फिर वही दिया है कि ये जो 50,000 का डिडक्शन है, दिस इज इन एडिशन टू 2 लाख विच इज अवेलेबल अंडर 24, 2 लाख जो अवेलेबल है यहाँ। और जैसे इलस्ट्रेशन देखो तो और क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट कि मिस्टर ए परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 45 लाख, 50 से कम है, वेरी गुड, ऑन 1/6/16, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 35 लाख। बच गया, 1 रुपए भी ज्यादा लेता तो यहां डिडक्शन नहीं मिलता। लोन 35, प्रॉपर्टी 50, लिमिट्स फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया एट 11% पर एनम ऑन द सेम डेट, उसी दिन लोन लिया है 11% पे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आता है देखो 35 लाख, कैलकुलेटर में लो 35 लाख इंटू 11%, लेकिन ये तो साल भर का आएगा, लेकिन अपना लोन कहां से शुरू हुआ 1/6/16 से, तो 1/6/16 से अगर लोन शुरू होगा तो करंट ईयर में कितने मंथ्स आएंगे, 10 महीने, 1/6/16 से 31 मार्च 17 कितने महीने होते हैं, 10 महीने, तो डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 3,20,833, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया, जिसमें से 2 लाख अपन कहां क्लेम करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में, लिमिट ऑफ 2 लाख विल अप्लाई दे, 2 लाख वहां चले जाएंगे, और बचा हुआ जो 1,20,833 रुपए है उसमें से 50,000 हम इस सेक्शन में क्लेम कर लेंगे, तो वो नीचे दिया है। और वहां कंडीशन वही है कि प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द, अज्यूमिंग दैट एंटायर लोन वाज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 17, तो इसलिए अपन ने पूरे लोन पे इंटरेस्ट निकाल लिया। अगर ईएमआईज होते हैं तो फिर प्रिंसिपल पे होते जाता है, तो ईएमआई शेड्यूल एक आता है बैंक से जिसमें आपको इंटरेस्ट का पोर्शन भी दिया रहता है प्रैक्टिकली, तो वो इंटरेस्ट को अपन देखेंगे। एंड ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी विच इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर ऐसा दिया होता है कि उसके पास और एक घर है कहीं, तो फिर सिर्फ 2 लाख का सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता, लेकिन 80EE के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। तो 80EE का कंडीशन क्या है, ही शुड नॉट ओन एनी अदर हाउस। तो देखो डिडक्शन अपन ने निकाला, यहां मेरे उसमें थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है, लेकिन आपके बुक में बराबर है। डिडक्शन अलाउएबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी 2 लाख रुपीज, तो यहां अपने को 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, और 50,000 अपन लेंगे 80EE के अंदर। टोटल इंटरेस्ट अपना आ रहा है 3,20,833, इसमें से 2 लाख अपन ले लेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, और बचा हुआ 50,000 80EE के अंदर ले सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर टोटल इंटरेस्ट अपना 2,30,000 ही आता है, तो फिर क्या होगा कि अगर अपन सेक्शन 24 में 2 लाख का डिडक्शन ले लेते हैं, तो फिर 80EE के अंदर आपको फिर कितना मिलेगा, सिर्फ 30,000, फिर 50,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल डिडक्शन जो है दोनों सेक्शन का मिलाकर वो टोटल इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, सो दैट इज 80EE, very simple. Now let's come to another very interesting section, 80G. This is donations. प्रैक्टिकल में बहुत काम का सेक्शन है ये। Donations given to charitable trusts etc. are allowed as deduction here. Politically motivated भी सेक्शन है ये,
पॉलिटिकली मिसयूज्ड सेक्शन भी है ये, और एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जाए। अब पॉलिटिक्स में तो नहीं जाएंगे अपन, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको देखेंगे। असेसी कौन? एनी असेसी, कोई भी इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, इवन कंपनीज क्लेम कर सकती है, ठीक है, 80G, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एनी असेसी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब इसमें देखो एक टेबल है, ये टेबल पहले अपन देखते हैं, फिर बाद में आके फिर देखेंगे। इस टेबल में 4 तरह के डिडक्शंस हैं, यानी डोनेशंस को हमने 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, ठीक है, या डिवाइड किया है, यू कैन से। कैटेगरी ए यानी लिस्ट ए हमने कहा है, बी, सी एंड डी। अब ये लिस्ट में कौन से डोनेशंस आएंगे, यानी ये 4 कैटेगरी कैसी है, उसमें क्या क्या आता है, ये अपन नीचे पढ़ेंगे। लेकिन यहां पहले अपन देखते हैं कि इनका डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो एक बार इसको लॉजिकली समझ लो लिंक लगा के, फिर अपन उसको पढ़ते हैं, बहुत सिंपल रहता है। लिस्ट ए सबसे इंपॉर्टेंट वाले डोनेशंस, गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे काम के डोनेशंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह ही है इसके अंदर, सब गवर्नमेंट ढाबे। और वहां पे 2 बातें अपने को देखनी पड़ती है। देखो, एक तो क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी आपने 100 रुपए डोनेशन दिया तो क्या पूरा 100 रुपए क्वालिफाई होगा या कुछ कम होगा, तो उसको अपन क्वालिफाइंग अमाउंट कहते हैं। और फिर जो क्वालिफाई हो रहा है उसमें से डिडक्शन कितना मिलेगा, तो वो सेकेंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो लिस्ट ए वाले जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, इसमें फुल अमाउंट क्वालिफाई होता है, यानी 100% क्वालिफिकेशन एंड 100% डिडक्शन ऑल्सो। यानी अपन डोनेशन देंगे लिस्ट ए में, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इसमें आता है, बहुत फेमस है, सबने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। उसमें अगर हमने 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया तो हमको पूरा 100 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स में, ठीक है। और अपन ने 5,000 का दिया तो 5,000 मिल जाएगा, 50 लाख का डोनेशन दिया पूरा 50 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनेशंस। लिस्ट बी इज समवॉट इंपॉर्टेंट, तो उसमें क्वालिफाई तो पूरा होगा 100%, यानी जितना डोनेशन दोगे पूरा क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन डिडक्शन जो है वो 50% से मिलेगा, नॉट 100 बट 50% डिडक्शन। यानी अगर अपन 10,000 रुपए डोनेशन देंगे तो डिडक्शन 5,000 का मिलेगा, हाफ, जितना डोनेशन उसका आधा डिडक्शन, ठीक है। फिर लिस्ट सी और डी जो है ये रिलेटिवली नॉट सो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पे गवर्नमेंट ने क्वालिफाइंग लिमिट एक लगाया है कि भाई आप कितना डोनेशन दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, हाउ मच। ऐसा थोड़ी है कि 100 रुपए कमाए 100 रुपए डोनेशन दे दिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये सी और डी को कंबाइन करके मिला के, यानी लिस्ट सी और डी में मैंने लिस्ट सी में 2-4 डोनेशन दिए, लिस्ट डी वाले 4-5 दिए, सब मिला के साल भर के फुल ईयर के डोनेशंस मिला करके उसमें लिमिट लगेगी द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी जितना हमने डोनेशन दिया, और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लेस। यानी आपकी जीटीआई का 10 रुपए है तो आप 1 रुपए का डोनेशन दो, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अगर आपका जीटीआई 10,000 है तो आप 10% तक डोनेशन दे सकते हो, यानी कि 1,000। आ रहे समझे? तो लिस्ट सी और डी के अंदर लिमिट है और कंबाइन करके लिमिट है। एग्रीगेट डोनेशंस पे लिमिट लगती है, ऐसा नहीं कि डोनेशन 1 अप टू 10%, डोनेशन 2 अप टू 10%, डोनेशन 3 अप टू 10%, ऐसा नहीं। जितने भी डोनेशंस आपने दिए सी और डी कैटेगरी के, सब मिला के साल भर के एग्रीगेट लिमिट लगाएंगे 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। और एडजस्टेड जीटीआई का मतलब क्या है वो नीचे दिया, देखो, adjusted gross total income means as reduced by long-term capital gain if any and all other deductions admissible under chapter 6A except this section। ये सेक्शन को छोड़ के बाकी सब माइनस करके, ठीक है।
ये सेक्शन को छोड़ के बाकी सब माइनस कर दो। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपके पास जीटीआई के अंदर तो उसको भी माइनस कर दिया जाए। तो एक लॉन्ग टर्म गेन अगर अपने जीटीआई के अंदर है तो उसको माइनस कर दो, उसको हटा दो। और दूसरा बाकी डिडक्शन जो अपने को क्लेम करना है जैसे कि टीसी हो गया, सीसीसी, सीसीडी, जीजीसी, वो सब माइनस कर दो सारे एक्सेप्ट दिस। ये सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे डिडक्शंस क्लेम कर लिए जाए और क्लेम करने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड जीटीआई। ठीक है, उसका 10% लिमिटिंग फैक्टर रहेगा। फिर ये जो क्वालिफाई होगा अमाउंट सब्जेक्ट टू द लिमिट, वो अगर लिस्ट सी का होगा या लिस्ट सी के 2-3 होंगे तो उसमें अपने को 100% डिडक्शन मिलेगा ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। जितना क्वालिफाई हो रहा है सब्जेक्ट टू लिमिट उसका 100% डिडक्शन। लेकिन अगर लिस्ट डी का होगा तो 50% डिडक्शन मिलेगा ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, तो अभी इसको थियोरेटिकली पढ़ो, फिर बाद में क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। और अभी जो लिस्ट बताऊंगा उससे भी काफी क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बात देखो, लिस्ट ए में क्या है, लिस्ट ए वाले जो डोनेशंस होंगे पूरे क्वालिफाई होंगे और पूरा डिडक्शन मिलेगा। यानी कि देयर इज नो लिमिट ऑन क्वालिफाइंग अमाउंट, आप कितना भी दे सकते हो, आप 40, 50, 60% ऑफ योर इनकम दे सकते हो, पूरा क्वालिफाई होगा और पूरा डिडक्शन भी मिलेगा ए में। बी में क्या है, क्वालिफाई तो पूरा होगा, यानी कोई लिमिट नहीं है क्वालिफाइंग, यानी डोनेशन देने पे कोई लिमिट नहीं है कि कितना दो, लेकिन डिडक्शन 50% मिलेगा। सी और डी में क्या है कि आप डोनेशन दे ही नहीं सकते लिमिट के ऊपर, और दिया है तो क्वालिफाई नहीं होगा। यानी गवर्नमेंट कहता है कि इट शुड नॉट गो, योर डोनेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का 10% तक ही तुम दे सकते हो, ऐसा कहने का मतलब है। और अगर ज्यादा दिया तो अपन क्वालिफाई करेंगे सिर्फ 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का मतलब जीटीआई जिसमें पूरे 5 हेड्स आ गए, उसमें अगर लॉन्ग टर्म गेन है तो उसको हटा दो और चैप्टर 6A के बाकी डिडक्शंस जो है उसको क्लेम कर लो। बाकी डिडक्शन जी को छोड़ के बाकी जितने भी सेक्शंस के डिडक्शन तुमको अवेलेबल है वो सब माइनस कर दो। जो बैलेंस बचेगा दैट इज एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10% लिमिट रहेगा। और इस लिमिट के अंदर जो क्वालिफाई होगा उसका अगर सी वाला है तो 100% डिडक्शन, डी वाला है तो 50% डिडक्शन। क्लियर, याद रहेगा इतना? वेरी गुड। तो अब ये लिस्ट देखते हैं अपन एक एक करके, लेकिन उसके पहले एक नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसमें बोला है कि सम शैल बी पेड इन मनी, इन मनी, मनी को अंडरलाइन करो। डोनेशन इन काइंड आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, नीचे लिख दो। डोनेशंस इन काइंड नो डिडक्शन, नो डिडक्शन लिख दो। काइंड में हमने वो गरीबों को डोनेशन दे देना, हम कंबल बांट देंगे तो खाना प्रोवाइड कर देंगे तो और कुछ दे देंगे, तो उसका कोई डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। आप करोड़ ऑफ रुपीस के सामान जाके दे दोगे, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन इज ओनली फॉर मनी, ठीक है, मनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के अंदर होना चाहिए। हाउएवर any donation exceeding 2000 rupees must be made by any mode other than cash. 2000 रुपए से ऊपर का डोनेशन है तो कैश अलाउड नहीं है, इट शुड बी बाय चेक और कोई भी दूसरा मेथड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी दो, कैश नहीं चलेगा। ठीक है, अप टू 2000, 1000 रुपए, 1500 रुपए देना है कैश दे सकते हो, लेकिन 2000 रुपए से ऊपर है तो कैश अलाउड नहीं है। और अगर कैश में करोगे तो क्वालिफाई नहीं होगा, नो डिडक्शन विल बी अलाउड। अब देखो एक एक करके लिस्ट देखते हैं। तो पहला लिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 100% डिडक्शन वाला है ये। उसमें आते देखो नेशनल डिफेंस फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, यूनिवर्सिटी और अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस,
जो पूरे इंडिया में फेमस हो, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ऐसे गवर्नमेंट के नोटिफाइड वाले हैं, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होना चाहिए, हाँ, तभी आप जाके डोनेशन देना। देन जिला साक्षरता समिति, गांव गांव में शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। देन नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, कुछ समझाने का नहीं है इसमें, 2-4 बार पढ़ के थोड़ा सा याद रखने का है। देन फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू पुअर, गरीबों के लिए। देन आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन नेवल बेनोवेलेंट फंड और एयर फोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, ये उनके जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जो बेचारे हमारे जवान शहीद होते हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स को उसमें से प्रोवाइड करने के लिए ये फंड एस्टैब्लिश होते हैं, फिर उनमें से उनको मदद दी जाती है। देन नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड कहां पे आता है? तुम्हारे इसमें क्या बोलेंगे उसको, यूनियन टेरिटरीज में, और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड होता है। सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है। देन नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड और फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। सब नाम 2-3 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे। देन नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, इनके लिए फंड बनाया गवर्नमेंट ने। द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, जो ड्रगिस्ट होते हैं, ड्रग खाते हैं। स्वच्छ भारत कोष एंड क्लीन गंगा फंड। इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है, 16 आइटम्स है उसमें। अब एक एक करके रटने का नहीं, लेकिन ऐसा कोई पूछेगा नहीं लिस्ट में क्या आता है, जिस 2-4 बार पढ़ेंगे तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फंड का नाम सुन के पढ़ के आइडेंटिफाई कर लो कि ये लिस्ट ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है। वैसे मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन बी सी डी अपन देखेंगे, वो छोटे छोटे है, वो याद रखेंगे, और जो उसमें नहीं है वो ऑटोमेटिकली ए में आएगा, है ना। देन लिस्ट बी देखो, अब भी याद करा देता हूं, लिस्ट बी 1 सेकेंड में याद होगा। उसके आगे लिख दो, ये 50% डिडक्शन वाले हैं, और ब्रैकेट में लिख दो नेहरू परिवार, या क्या बोलते हैं ना उसको, गांधी परिवार। ये सब गांधी परिवार वाले आइटम्स है। जवाहरलाल नेहरू, अच्छा 3 प्राइम मिनिस्टर हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो तीनों के नाम के फंड है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। और कांग्रेस सरकार जब तक थी तो इन तीनों को, गांधी परिवार को हटा दो तो प्राइम मिनिस्टर मिलता ही नहीं, ड्राउट पड़ जाता है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड, ऐसे उसको याद रखने का है। तो बेसिकली गांधी परिवार है, 3 प्राइम मिनिस्टर उनके और एक प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड, हो गया याद, सिंपल। तो इस पे 50% डिडक्शन है, लिस्ट बी। फिर लिस्ट सी जो है उसमें 2 ही आइटम है, तो ये इजीली याद हो जाएंगे, जिसमें पहला जो है ये सबसे काम का है, यही काम का है एक्चुअली, दूसरा तो आता नहीं एग्जाम में। यह है डोनेशन गिवन टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन as may be approved by the central government to be utilized for the purpose of promoting family planning। तो इन शॉर्ट याद रखो, फैमिली प्लानिंग डोनेशन किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया, या लोकल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं इस पर्पस के लिए, उनको डोनेशन देने का है। सीधा गवर्नमेंट को दो, या गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशंस है फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, उनको दो, ठीक है। तो कितना डिडक्शन मिलेगा तुमको? 100% मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू लिमिट। इसमें क्वालिफाइंग लिमिट लगती है, विच इज 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। लेकिन क्वालिफाई जितना होगा उतना पूरा मिल जाएगा, 100% डिडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट।
दूसरा है सम्स पेड बाय कंपनी। तो सेकेंड वाला जो है वो इंडिविजुअल वगैरह के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंपनी के लिए, अंडरलाइन करो देखो, ओनली फॉर कंपनी। सेकेंड वाला जो है वो सिर्फ कंपनी के लिए है। इन द प्रीवियस ईयर एज डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड डोनेशन है, अपना जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसको दो, और एनी अदर नोटिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन इंडिया। स्पॉन्सरशिप भी इसमें कवर्ड है। कंपनी स्पॉन्सरशिप करती है ना, गेम्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, तो स्पॉन्सरर्स जो होते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं, उनको यहां डिडक्शन अलाउड है। पूरा 100% मिल जाएगा, लेकिन लिमिट के अंदर। लिमिट कितना रहेगा? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो ये भी याद रहेगा। स्पोर्ट रिलेटेड डोनेशन सी में आएगा, और फैमिली प्लानिंग डोनेशन, फैमिली प्लानिंग इज द मेन, सी के अंदर आएगा। और फिर डी में जो है, हालांकि बहुत सारे दी है लेकिन काम के 2-3 नीचे, एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन टू विच सबसेक्शन 5 अप्लाइज, ये सबसे काम का है। इसको हम कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। सो दिस इज अ चैरिटेबल डोनेशन, यानी डोनेशन गिवन टू चैरिटेबल ट्रस्ट्स। बहुत सारे मार्केट में चैरिटेबल ट्रस्ट बैठे रहते हैं, उनको हम डोनेशन देंगे तो हमको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सबसेक्शन 5 के अंदर। चैरिटेबल ट्रस्ट कोई है, उसको अपन डोनेशन देंगे तो ऑटोमेटिक डिडक्शन नहीं है। वो चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहले डोनेशन लेने का अप्रूवल लेने का है फ्रॉम सीआईटी, तो कमिश्नर से उनको अप्रूवल होना चाहिए टू रिसीव डोनेशंस। अगर वो अप्रूव्ड है तो ही अपन उनको डोनेशन दे सकते हैं, और हमको डोनर लोगों को ये डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो वो सबसेक्शन 5 लिखा है। तो सबसेक्शन 5 है, अपन नीचे पढ़ेंगे अभी, उसमें वो सारे कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग डोनेशंस। उनके बहुत सारे कंडीशंस है, वो अपन देखेंगे अभी। दूसरा है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को डोनेशन देना कोई भी काम के लिए अदर देन फैमिली प्लानिंग। तो देखो, गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग डोनेशन दिया तो सी में जाएगा, और गवर्नमेंट को बाकी कोई भी काम के लिए डोनेशन दिया तो डी में आएगा। डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में एक तो क्वालिफाइंग अमाउंट लगता है, और डिडक्शन जो है वो है 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो सी अच्छा है ना, सी में 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट है, डी में 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट है। यानी फैमिली प्लानिंग डोनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर डोनेशंस टू गवर्नमेंट। ये हो गए। फिर उसके बाद अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय एनी लॉ enacted either for the purpose of dealing or satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning development improvement to cities, towns, villages। ये हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड्स वगैरह जो रहते हैं ना, तो वो इसमें आएंगे, जैसे कि हुडको, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिडको, ये सब, महाडा, महाराष्ट्र में एक है महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर स्टेट में अपना अपना रहता है। तो हाउसिंग डेवलपमेंट वाले जो है वो इसमें आएंगे, उनको जाके डोनेशन दो। ये कोई इतना काम का नहीं, एग्जाम में आता नहीं है। देन कॉर्पोरेशन रिफर्ड टू अंडर 1026 BB फॉर प्रोमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये भी कोई काम का नहीं है। एंड डोनेशन फॉर रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारास, चर्च एक्सेट्रा एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट नोटिफाइड जो मॉस्क और मंदिर, मस्जिद वगैरह है, उनको फिर अपन डोनेशन दे सकते हैं। नोटिफाइड वाले, ऐसे कोई भी नहीं, नोटिफाइड वाले, तो उसमें अपने को डिडक्शन मिलेगा। तो मेन इसमें जो काम का है वो फर्स्ट वाला ही है, चैरिटेबल ट्रस्ट्स। ठीक है, तो याद रखोगे, चैरिटेबल ट्रस्ट आया तो डी, फैमिली प्लानिंग डोनेशन आया तो सी, नेहरू परिवार या गांधी परिवार जो भी बोलो तो बी, और ये 3 के अलावा जो है सारे वो सब ए के अंदर है। ओके, तो इस तरह से आप उसको नेगेटिव वे में याद रखो।
फिर उसके बाद कंडीशंस ऑफ 80G5 दिया है, ये एक बार थियोरेटिकली पढ़ने का है, पूरा थियरी है। लेट्स सी कि डोनेशंस ये चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, जो चैरिटेबल ट्रस्ट रहते हैं ना, जो डोनेशन एक्सेप्ट करेंगे, तो उनके लिए ये सारे कंडीशंस। तो क्या लिखता है देखो, दिस सेक्शन अप्लाइज टू डोनेशंस टू एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड ओनली इफ, तो इंस्टीट्यूशन फंड यानी कौन, वो चैरिटेबल वाले, ओनली इफ इट इज एस्टैब्लिश इन इंडिया, तो एक तो एस्टैब्लिश इन इंडिया होना चाहिए, अपने इंडिया का ट्रस्ट होना चाहिए, फॉरेन का ट्रस्ट नहीं, फॉर अ चैरिटेबल पर्पस एंड फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली नंबर 1, where the institution of fund derives any income, such income should be exempt under the provisions of section 1112 or 1023AA or 1023C, ये सब हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में एग्जेम्पशंस में। तो 1112 ये चैरिटेबल वाला जो डिडक्शन है। Then provided that where the institution of fund derives any profit and gains of business, the condition that such income should be exempt under 11 shall not apply in relation to such income if the institution of fund maintains separate books of accounts in respect of the business। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, अब सेक्शन 11 में क्या लिखा है कि यू शुड बी होली फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर एक ट्रस्ट है, उसका चैरिटेबल एक्टिविटी है और कुछ बिजनेस भी है, तो बिजनेस को एग्जेम्पशन नहीं मिलता। चैरिटेबल एक्टिविटी को एग्जेम्पशन है लेकिन बिजनेस को एग्जेम्पशन नहीं है। एक ही केस में बिजनेस को एग्जेम्पशन रहता है अगर वो बिजनेस इंसिडेंटल टू चैरिटेबल पर्पस हो, जैसे हमने एग्जांपल देखे थे कि स्कूल में बुक शॉप, वो इंसिडेंटल है, हॉस्पिटल में एक मेडिसिन शॉप इंसिडेंटल है, तो वहां एग्जेम्पशन है। बट अदरवाइज अगर कोई बिजनेस करते हैं ये तो एग्जेम्पशन नहीं है। अगर एग्जेम्पशन नहीं है तो वैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को फिर यहां प्रॉब्लम आ जाएगा ना, क्योंकि यहां लिखा है कि इस इनकम शुड बी एग्जेम्प्ट। अब अगर उसका बिजनेस भी है और बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, तो फिर उस बेचारे ट्रस्ट को डोनेशन एक्सेप्ट करने का राइट ही नहीं मिलेगा, देन इट कैन नॉट एक्सेप्ट डोनेशन। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजो बनाया कि नहीं 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 रुक जाओ, अगर आप अपने बिजनेस का सेपरेट अकाउंटिंग करते हो पूरा, और जो डोनेशन आप लेते हो वो डोनेशन लेने के बाद आप कहते हो, लिख कर देते हो कि दिस इज मेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस एंड नॉट फॉर बिजनेस, यानी हम ये डोनेशन को बिजनेस में यूज नहीं करेंगे, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करेंगे, और ये एस्टैब्लिश करते हो कि वहीं पे यूज हुआ है, तो फिर ठीक है, फिर डोनर लोगों को डिडक्शन दिया जा सकता है। तो डोनर को जो हम रिसीट बना के देंगे, उसके डोनेशन की रिसीट बना के उसको देंगे ना, तो उसमें ये लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मनी फॉर बिजनेस, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो वो कंडीशन है। देखो तो वहां लिखता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द इंस्टीट्यूशन डिराइव्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स, द कंडीशन दैट इट शुड बी एग्जेम्प्ट शैल नॉट अप्लाई। यानी ऊपर में कंडीशन लिखा है ना कि एग्जेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन बिजनेस है, एग्जेम्प्ट तो नहीं है, मगर ठीक है फिर भी आप ले सकते हो डोनेशन। इफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहला पॉइंट। नंबर 2, डोनेशन मेड टू इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड आर नॉट यूज्ड बाय इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मींस डोनेशन शुड बी फॉर चैरिटेबल पर्पस नॉट फॉर बिजनेस, and the institution of fund issues to a person making the donation a certificate, उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, तो सर्टिफिकेट क्या कि वो रिसीट देते हैं ना, उसके नीचे लिखा रहता है वी सर्टिफाई दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस मनी फॉर चैरिटेबल पर्पस ओनली एंड नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। तो देखो सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट इट मेंटेन्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड दैट द डोनेशन रिसीव्ड बाय इट विल नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। हम तुम्हारा पैसा बिजनेस में यूज नहीं करेंगे। तो ये पहला कंडीशन हुआ कि उसको एग्जेम्पशन रहना चाहिए, सेक्शन 1112 में एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। मीन्स इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द कमिश्नर अंडर सेक्शन 12AA and it should be entitled for exemption under 1112. Second, the instrument under which the institution of fund is constituted does not, or the rules governing the institution of fund do not contain any provision for transfer or application at any time of the whole or any part of the income or assets of the institution of fund for the purpose other than charitable purpose. सब नेगेटिव में लॉ लिखे रहते हैं, पॉजिटिव में पढ़ो तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एसेट्स और हमारी इनकम पूरी तरह से चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या मेमोरेंडम में या गवर्निंग जो रूल्स है उसमें कहीं ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि ये कोई और पर्पस के लिए भी यूज हो सकती है. मीन्स इट शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर चैरिटेबल पर्पस. Then the institution of fund is not expressed to be for the benefit of any particular religious community or caste. कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए ये फंड या ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. जैसे आप स्कूल चलाते हो तो ऐसा नहीं कि स्कूल ओनली फॉर मारवाड़ीज, स्कूल ओनली फॉर सिंधीज, स्कूल ओनली फॉर गुजरातीज, ऐसे नहीं. इट शुड बी ओपन टू ऑल. Then the institution of fund maintains regular accounts of its receipts and expenditure, obviously. Then the institution of fund is either constituted as a public charitable trust, private भी नहीं चलेगा, public charitable trust, or is registered under Societies Registration Act of 1860 as a society, or under law corresponding to that act in force in any part of India. अगर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसे वो सेंट्रल है, फिर स्टेट के भी सोसाइटीज एक्ट है, उसमें भी आप रजिस्टर हो सकते हो. और अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यानी चैरिटेबल कंपनी, और इज अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और इज एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. जैसे कॉलेजेस हो गए, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी होते हैं, और affiliated to any university established by law, or is an institution financed wholly or in part by the government or local authority. तो फारूका क्लासेस को आप डोनेशन दे सकते हैं या नहीं? 80G5 में फारूका क्लासेस कवर्ड नहीं है, क्योंकि ना तो वो यूनिवर्सिटी है, ना यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ना गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है. ये तो प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस है ना, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वो डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती. And lastly is for the time being approved by the commissioner in accordance with rules made in this behalf. तो ये जो कमिश्नर अप्रूवल है ये 80G, अरे यार इसको 80G5 अप्रूवल कहते हैं, तो यहां पे अप्रूवल होना चाहिए. अब देखो एक बात समझाता हूं. पहला कंडीशन क्या है कि अपने को 11-12 में एग्जामिशन लेना है, तो उसके लिए अपने को रजिस्ट्रेशन लगता है. वो रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है? 12AA में. 12A में एप्लीकेशन, 12AA में अपने को रजिस्ट्रेशन मिलता है. तो वो रजिस्ट्रेशन भी है और ये रजिस्ट्रेशन भी है, ये अलग है. यहां जो लिखा है अप्रूव बाय कमिश्नर, सो दिस इज फॉर 80G5 और वो है फॉर क्लेमिंग एग्जामिशन. सेक्शन 11-12 में एग्जामिशन लेना है तो 12AA का रजिस्ट्रेशन लगता है. वो रजिस्ट्रेशन अलग है, वो एग्जामिशन क्लेम करने के लिए है और ये डोनेशंस एक्सेप्ट करने के लिए है. दोनों अलग अलग है और दोनों होने चाहिए आपके पास. अगर 12AA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला कंडीशन क्या है कि यू शुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जामिशन अंडर 11-12. तो अगर वहां रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो ये रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक है ना. देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट डोनेशंस. तो दोनों रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. बाकी थियोरेटिकल पॉइंट्स है उसको 2 बार पढ़ के रखो. कंडीशंस ऑफ 80G5 विद थियोरी में क्वेश्चन आता है कभी कभी, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा. फिर उसके बाद देखो छोटा सा एग्जांपल है उसका. मिस्टर दानी हैज द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सैलरी 3 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, लॉन्ग टर्म गेन 3 लाख. वो मेरे इस पे इधर आ गया है, आपकी बुक में बराबर है. अदर सोर्सेज 1.5 लाख. सो GTI 9,50,000. इसका ये बिगड़ गया है अलाइनमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं. ही मेक्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर. 80C में 1 लाख और 80D में 15,000. वेरी गुड. तो ये भी डिडक्शन उसको एंटाइटल्ड है. और GTI उसका 9.5 लाख आ रहा है. डोनेशंस क्या क्या दिए उसने देखो. डोनेशंस में तो पहले है स्वच्छ भारत कोष 30,000. स्वच्छ भारत कोष कौन से लिस्ट में आएगा? लिस्ट A. तो इसका डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%. फिर जवाहरलाल नेहरू कौन से लिस्ट में आएगा? B. इसका डिडक्शन 50%.
फिर अकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, ये आएगा लिस्ट सी, सब्जेक्ट टू लिमिट। एंड यो बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 80G5 40,000, ये आएगा लिस्ट डी, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये सी और डी वाले जो है 70,000, इसको पहले अपन लिमिट निकाल के देखेंगे कि लिमिट के नीचे है कि ऊपर है। तो लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो ये तुम्हारा जीटीआई कितना है, 9.5 लाख है। 9.5 में से ये लॉन्ग टर्म गेन पहले तो हटा दो, तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 में से फिर ये दो को क्लेम करो, 6,50,000 माइनस 1,15,000, तो तुम्हारा एडजस्टेड जीटीआई जो आएगा वो आएगा 5,35,000। आया समझ में कैसा है, जीटीआई लेस लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन को हटाओ, and less other deductions of chapter 6A other than 80G। हालांकि नीचे देखो ये A और B वाले भी 80G के हैं, लेकिन इसको अपन यहां माइनस नहीं करेंगे, G को छोड़ के बाकी जो है सेक्शंस उसको क्लेम करके। तो 9.5 लाख लेस लॉन्ग टर्म गेन लेस C एंड D सब माइनस करके आ रहा है 5,35,000। इसका 10% यानी 53,500 ये लिमिट आएंगी। और तुम्हारा ये दोनों के डोनेशन कितने, 70 है और लिमिट क्या है 53,500, तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना रहेगा 53,500। तो ये लिस्ट सी और डी जो है 30 और 40, इसमें से सिर्फ 53,500 क्वालिफाई होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सी का पहले ले कि डी का पहले ले कि प्रोपोर्शनेट ले। क्वालिफाइंग अमाउंट में प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा, 30-40 के प्रोपोर्शन में लेंगे इसको, या अपने हाथ में है कि किसको पहले ले, अपने हाथ में है, कोई प्रोपोर्शन लेने का बोला नहीं है, इट इज अप टू अस। तो अपन क्या करेंगे, यहां छोटा सा टैक्स प्लानिंग कि अगर सी और डी दोनों एलिमेंट्स है और उसको लिमिट लगा रहे अपन, तो पहले सी को ले लो, यानी 53,500 में से पहले मैं सी में डाल दूंगा 30,000 और बचा हुआ 23,500 में डी को दूंगा। यानी अपन बोलेंगे डी का जो 40 है उसमें से 23,500 क्वालिफाई हो रहा है। ऐसा क्यों, सी को पहले क्यों लिया, क्योंकि सी पहले आता है इसलिए नहीं, क्योंकि सी में 100% डिडक्शन है, तो यहां डिडक्शन 100% ऑफ 30,000 मिलेगा, लेकिन 23,500 में डिडक्शन कितना मिलेगा 50%। इसलिए पहले सी को देंगे, फिर जो बचा वो डी को देंगे। बस तो छोटू सा टैक्स प्लानिंग है, बाकी सब तो थ्योरेटिकल है। तो वो देखो डिडक्शन अंडर 80G5 निकाला अपन ने। स्वच्छ भारत कोष 100% पूरा 30,000, जवाहरलाल नेहरू 50% और अकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 30 का 100% ले लिया और बचा हुआ 23,500 हमने डी को दे दिया, तो उसका 50% मिलेगा 11,750। टोटल डिडक्शन 96,750। और वो कैलकुलेशन दिया है, मैंने तो आपको समझा ही दिया। आगे समझ में, सो दैट इज 80G। 2-3 बार उसको पढ़ के रखना है। लिमिट्स तो याद हो गई होंगी आपको, सिर्फ उसके जो लिस्ट है उसको 2-4 बार पढ़ के रखने का। ओके, फिर आते हैं अपन 80G के ऊपर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, हालांकि बहुत सिंपल है और छोटा सा है। यहां पर क्या है कि अगर एक असेसी जैसे आप या मैं, हम जॉब करने या प्रोफेशन या बिजनेस करने के लिए, यानी सोर्स ऑफ इनकम अर्न करने के लिए, या तो एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन या बिजनेस करने के लिए एक ऐसे शहर में जाके रहते हैं जहां पर हमारे पास कोई घर नहीं है, वी डोंट ओन अ हाउस देयर एंड देयरफॉर वी हैव टू स्टे इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, और उस रेंटेड अकोमोडेशन का रेंट हम पे करते हैं, करेक्ट। तो वो रेंट जो हम पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन हमें यहां पर मिलेगा अगर हमें HRA नहीं मिला होगा तो। एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर हम एम्प्लॉई है
जॉब करने के लिए जाते हैं और हमें एचआरए मिल रहा है, तो फिर रेंट का डिडक्शन अपन एचआरए में से ले लेते हैं ना, सैलरी हेड के अंदर याद होगा आपको, रेंट इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। तो फिर वो रेंट का डिडक्शन आपको यहाँ 80GG के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपको एचआरए नहीं मिलता, या फिर आप सेल्फ बिजनेस या प्रोफेशन करते हो, तो एचआरए का तो सवाल ही नहीं आता। तो ऐसे केस में जो रेंट हम वहां पे करेंगे उसका डिडक्शन हमें यहां मिलेगा 80GG के अंदर। तो उसके कंडीशंस क्या है और कितना मिलेगा, लेट्स सी। तो देखो उसमें लिखा है हेडिंग में ही, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड एट अ प्लेस, रेंट पेड एट अ प्लेस where he ordinarily resides to perform the duties of his office in employment or carries on his business or profession। ठीक है, 80GG। तो क्या कहता है इसके अंदर, देखो असेसी है इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट जो भी है, who pays rent by whatever name called in respect of any furnished or unfurnished accommodation occupied by him for the purpose of his own residence। कंडीशन में है कि इफ ही इज अ सैलरीड एम्प्लॉई देन ही मस्ट नॉट बी इन रिसीट ऑफ एचआरए। बताया मैंने आपको अभी, एचआरए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एचआरए मिलेगा तो रेंट का डिडक्शन अपन एचआरए में से ले लेंगे, तो फिर यहां पर अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, नो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द असेसी। देखो हमारे पास उस शहर में कोई खुद का रेसिडेंस नहीं होना चाहिए, खुद के नाम से कोई घर नहीं होना चाहिए। अच्छा, खुद के नाम से नहीं होना चाहिए तो मैं एक काम करूंगा कि मैं वाइफ के नाम से या बच्चों के नाम से ले लूंगा, तो लॉ में लिखा है वो भी नहीं होना चाहिए। सो नो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द असेसी हिमसेल्फ और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड, और where such assessee is a member of an HUF, then by such family at such place। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मुंबई जाके रहता हूं और वहां रेंट पे कर रहा हूं, तो मेरे पास, मेरी वाइफ के पास, मेरे बच्चों के पास, माइनर चिल्ड्रन के पास, या मेरे HUF के पास, वहां पे यानी मुंबई में कोई घर नहीं होना चाहिए। करेक्ट। एंड थर्ड कंडीशन इज कि नो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय assessee at any other place, being accommodation in respect of which the SOP exemption is claimed under the head house property। यानी फारूक हक के पास अगर दूसरे कहीं जगह पे घर है, मान लो कि मेरे पास दिल्ली में घर है जनपद पे तो वहां के घर को मुझे लेट आउट शो करना पड़ेगा। आई कैनॉट शो दैट हाउस एज SOP। अगर मेरे दिल्ली वाले घर को मैं SOP क्लेम करूंगा तो मुंबई के घर का जो रेंट का पेमेंट मैं कर रहा हूं उसका डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा। 80GG में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो द कंडीशन इज कि मुंबई में तो मेरे पास घर होना ही नहीं चाहिए, मुंबई के अलावा मेरे पास कहीं भी घर हो सकता है, मगर फिर उस घर को डीम लेट आउट या एक्चुअल लेट आउट शो करना पड़ेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आई कैनॉट शो द अदर हाउस एज SOP। ठीक है, तो इस तरह से तीन कंडीशन है। फिर अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, देखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है 5000 पर मंथ, अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 16। पहले ये 2000 रुपए होता था, अब उसको बढ़ा के कम से कम 5000 किया है। थैंक द गवर्नमेंट फॉर दैट। 5000 पर मंथ, या फिर 25% of the total income before allowing deduction for any expenditure under this section। तो 25% of total income before deduction under this section का मतलब है कि बाकी जो चैप्टर 6 के डिडक्शंस है वो सब आप क्लेम कर लो, वो सब माइनस कर दो, और उसके बाद जो बचेगा टोटल इनकम वो अपन यहां पे लेंगे। लेकिन ये सेक्शन के डिडक्शन के पहले, ऑफ कोर्स ये सेक्शन में डिडक्शन कितना मिलेगा उसके लिए तो अपने को टोटल इनकम चाहिए ना, तो ये सेक्शन का डिडक्शन लेने के बाद का कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली पहले का ही निकलेंगे। लेकिन बाकी सारे जो चैप्टर 6 के डिडक्शंस है वो क्लेम करने के बाद 80G और बाकी जितने भी हो गए सब पहले क्लेम कर लो, फिर जो बचेगा उसको अपन यहां लेंगे, उसका लेंगे 25% ऑफ टोटल इनकम।
after claiming all other deductions of chapter 6A except this section, or rent paid in excess of 10% of such total income. तो यहाँ total income का मतलब वही है, after claiming all other deductions except this section. तो HRA का अगर एग्जेम्पशन आपको याद होगा तो उसी की तरह ये भी दिख रहा है. वहां पे भी हम देखते थे ना, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी. यहां पे देखना है रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम. बस इतना डिफरेंस. वहां 10% ऑफ सैलरी लेते हैं, यहां 10% ऑफ टोटल इनकम लेंगे. And total income for the purpose of this section would be total income of the assessee after allowing all deductions except this one, ATGG. सर्कुलर में भी लिखा है. तो देखो एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसका तो समझ में आएगा कि तीनों अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. मिस्टर गणेश, a businessman whose total income before allowing deductions under ATGG for the year 17-18 assessment year is 4,60,000, paid house rent of 12,000 per month in respect of residential accommodation occupied by him at Mumbai. Compute the deduction under ATGG. तो 12,000 रुपए का रेंट वो पे कर रहा है और उसका जो टोटल इनकम है इस सेक्शन के डिडक्शन के पहले वो है 4,60,000. तो देखो बहुत सिंपल रहता है. पहले में अपन लेंगे एक्चुअल रेंट पेड. अब ये देखो यहाँ कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कर सकते हो आप. 1 2 3 जो दिया है वो 1 2 3 यहाँ चेंज हो सकता है. एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ टोटल इनकम, पहला कैलकुलेशन वो लिया है. तो रेंट पेड कितना है? 12,000 पर मंथ. तो 12,000 इंटू 12 करो, 12,000 इंटू 12 इज 144. तो ये 144 आ गया, माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम. तो माइनस निकाला है 10%. तो 4,60,000 है तुम्हारा, तो 4,60,000 का 10% निकाल लो, 46,000. तो 144 माइनस 46 गिव्स मी 98,000. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. देन 25% ऑफ सच टोटल इनकम. तो टोटल इनकम कितना है अपना? 4,60,000. 4,60,000 इंटू 25/100 यानी 25% आता है 1,15,000. और तीसरा फिगर आएगा 5,000 इंटू 12. 5,000 per month is the maximum ceiling for deduction. So 5,000 into 12, 60,000. Now see least of the three. Least of the three is 60,000. तो इतना डिडक्शन आपको मिलेगा ATGG के अंदर. Very simple question. Total deduction, least of A, B and C, 60,000. ठीक है. फिर चलते ATGG-A के ऊपर. ATGG-A, फिर ATGG-B, ATGG-C, तीनों देख लेते हैं. बहुत सिंपल सिंपल है, 5-5 मिनट के. अब GGA में क्या है? साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन है. इसको पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है आपको, मैं बता देता हूं क्या है. बिजनेस हेड में सेक्शन 35 में अपन ने देखा था ना, साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन, जिसमें अपने को डिडक्शन मिलता है. कंपनी को दिया तो 125%, यूनिवर्सिटीज वगैरह एसोसिएशंस को दिया तो 175 175%, और नेशनल लेबोरेटरीज एंड IITs को दिया तो 200%. है ना, याद आ रहा है? वेरी गुड. तो ये वही है सारे, बस डिफरेंस ये है कि अगर एक पर्सन बिजनेस नहीं कर रहा है, ही मे बी अ सैलरीड पर्सन, ही मे बी अर्निंग हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ही मे बी अर्निंग अदर सोर्सेज इनकम, वो बिजनेस नहीं करता और उसने भी ये डोनेशन दिए, इसरो, DRDO वगैरह को उसने भी डोनेशन दिए, तो फिर उसको तो सेक्शन 35 नहीं लगता ना. 35 तो सिर्फ बिजनेस वाले को लगता है, जिसका बिजनेस या प्रोफेशन हो. तो जो आदमी बिजनेस या प्रोफेशन करता है और उसमें डोनेशन देगा तो उसको वहां डिडक्शन मिल जाएगा. लेकिन जो बिजनेस नहीं कर रहा उसको क्या होगा? तो उसको यहां दिया है ATGG-A के अंदर, उनको डोनेशन का डिडक्शन दिया है. लेकिन यहां जो डिडक्शन है वो सिर्फ 100% है. यहां वेटेड डिडक्शन नहीं है, सिर्फ 100%. जितना डोनेशन उतना डिडक्शन, दैट्स इट. तो उसको याद रखो. तुम्हारी क्या, देखो असेसी में कौन आएगा? एनी असेसी, इंडिविजुअल, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट सब आते हैं इसमें. एनी असेसी नॉट हैविंग इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. क्यों लिखा है ऐसा?
क्योंकि अगर उसका बिजनेस हेड में इनकम हो तो सेक्शन 35 में लेगा ना डिडक्शन वेटेड, फिर 80 GGA में आएगा क्या? नो। तो जो बिजनेस हेड में जिनकी इनकम नहीं होती वो यहां पे आते हैं। और फिर ये सारे है, इसको एक बार पढ़ के रखने का, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस है जिनको आप डोनेशन दे सकते हो, एक बार पढ़ के रखो उसको, कोई खास काम की नहीं है। और डिडक्शन याद रखो कितना मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा। फिर 80 GGB और 80 GGC है, दोनों सेम लाइंस पे चलते हैं। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कहते हैं इसको अपन, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज या एनी पर्सन हु इज पॉलिटिशियन एंड इज गोइंग टू यूज दैट मनी फॉर पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे डोनेशंस का डिडक्शन है। अब दो सेक्शन क्यों है? क्योंकि 80 GGB जो है वो कंपनी के लिए है, इंडियन कंपनी के लिए है, और GGC जो है वो अदर्स के लिए है, कंपनी को छोड़ के, इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म उनके लिए। तो देखो क्या लिखा है, पहले 80 GGB पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा? एनी सम। इसमें बेस्ट पॉइंट बताऊं क्या है? देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। जितना डोनेशन दोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन। कितने के है देखो पॉलिटिशियंस, हाँ 80C में जहां हम हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया, 1,50,000 डिडक्शन मिलेगा बस। और पेंशन फंड में अलग से पैसा डाला तो बोला कि नहीं दोनों को मिलाकर CNCCC एंड CCD मिलाकर 1,50,000 मिलेगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाला। और यहां पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है ना, यानी हम पैसा किसको दे रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे। तो उन्होंने बोला कि लाओ 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 लाओ, जितना लाओगे ना उतना डिडक्शन मिलेगा, नो लिमिट्स। कितने के है देखो, एक नंबर के। खैर तो देखते हैं के का मतलब क्या होता है? कुशल कलंत्री। आप गलत मत समझो। हाँ तो देखो, तो वहां लिखा है एनी सम contributed by it in the previous year to any political party or electoral trust, ये जो electoral trust होते हैं who give money to political parties only। तो electoral trust एक बीच में होता है, वो पहले लोगों से पैसा लेता है और बाद में political party को देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। In accordance with the provisions contained in section 293A of the Companies Act 1956, अब यहाँ पुराने Companies Act का रेफरेंस दिया है, you can take it as a reference to the new section of the Companies Act, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो उसमें क्या लिखा होता था, ये 293A जो है मैं बता देता हूं आपको, उसमें एक लिमिट है, उसके अंदर एक लिमिट है। कंपनीज कैन गिव डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज करो और उसका 5% तक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वो लोग कर सकते हैं, ऐसा उसके अंदर एक लिमिट है। अब ये कंपनी लॉ की लिमिट बता रहा हूं, यहां की नहीं बता रहा, कंपनी लॉ। 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो और उसका 5%, इतना आप दे सकते हो। उसके ऊपर देते हो तो डायरेक्टर्स वगैरह को जेल वगैरह होती है। दूसरे 2 और पॉइंट्स है उसमें याद रखने लायक। एक ये कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, गवर्नमेंट कंपनीज, वो कभी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती, उनको अलाउड ही नहीं है देना, दे कैन नेवर गिव पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, जितने गवर्नमेंट कंपनीज है वो। एंड तीसरा याद रखो कि बाकी गवर्नमेंट के अलावा कोई कंपनी है तो वो पहले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। यानी अगर हमने इस साल एक पब्लिक कंपनी फॉर्म की तो 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक, पहले 3 साल में कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वो लोग नहीं दे सकते, चौथे साल से दे सकते हैं, अलाउड है। और कितना? तो 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स इन द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो ऐसा कंपनीज एक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट गिव, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट 3 years कैन नॉट गिव, आफ्टर दैट दे कैन गिव सब्जेक्ट टू दिस मैक्सिमम लिमिट।
और फिर यहां जितना वो देंगे उतना डिडक्शन इनकम टैक्स में उनको मिल जाएगा, और ज्यादा देंगे तो डिडक्शन इतना ही मिलेगा जो लिमिट है, क्योंकि यहां लिखा है ना सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ 293A, यानी कि 293A में जो लिमिटेशन है वो इनडायरेक्टली कंपनी को लगेगा। दूसरे हैं 80GGC, उसमें अपन लोग हैं इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह, कंपनी के अलावा जो लोग हैं। उसके बारे में क्या लिखा है देखो, वहां लिखा है असेसी में एनी पर्सन other than local authority cannot give political contribution, and every artificial juridical person, कौन सा, wholly or partly funded by the government, यानी जिनको गवर्नमेंट से फंड मिलता है, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गए, तो यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है ना, फंड आते हैं वहां से, तो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, उनको डिडक्शन अलाउड नहीं है। बाकी लोग दे सकते हैं, जिनको गवर्नमेंट का पैसा नहीं मिलता वो लोग दे सकते हैं, फारूक हक दे सकता है, पार्टनरशिप फर्म दे सकती है, तो उनको डिडक्शन कितना मिलेगा देखो, एनी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना देना चाहे दे, नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन। और यहां तो कोई कंपनी लॉ का भी लिमिट नहीं लगता, तो कितना भी दे सकते आप, और जितना दोगे उतना डिडक्शन तुमको मिल जाएगा, 100% डिडक्शन। नो लिमिट्स। बाद में एक एक्सप्लेनेशन दिया, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, वो कोई काम का नहीं है, इट इज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। किसके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो दैट इज ओके। तो यहां पर अपन लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के जाने के पहले बताऊं कि यहां तक जो हमने पूरे सेक्शंस देखे 80C से लेकर के 80GGC तक, ये सारे या तो एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट या कंट्रीब्यूशन या डोनेशन बेस्ड डिडक्शंस थे, यानी कि खर्चा करो जैसे मेडिकल एक्सपेंस वगैरह और हैंडीकैप के लिए खर्चा वगैरह, इन्वेस्टमेंट करो 80CCG शेयर्स यूनिट्स वगैरह में, डिपॉजिट करो जैसे फंड वगैरह में, और कंट्रीब्यूशन या डोनेशन करो 80G, GGB, GGC, ये सब डोनेशन है। तो इस चीज का डिडक्शन मिला, यानी कहीं ना कहीं अपने पास से पैसा जा रहा था, मनी आउटफ्लो इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू क्लेम दीज डिडक्शंस, राइट। अब जो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 80IA से, ये सब इनकम बेस्ड डिडक्शंस रहेंगे। तो इनकम बेस्ड डिडक्शंस का मतलब होगा कि अगर आप कोई सोर्स से इनकम अर्न करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू सेट अप इंडस्ट्री इन सम पर्टिकुलर एरिया और गवर्नमेंट ने उसको बेनिफिट देके रखा है, तो वो बेनिफिट फिर अपने को मिलेगा, यानी उस सोर्स से जो अपन इनकम अर्न करेंगे उस इनकम को अपन माइनस कर देंगे, उस इनकम का ही अपन डिडक्शन ले लेंगे, यानी इनडायरेक्टली स्पीकिंग वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।